हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ बात कर रहे हैं क्लास 12th के बारे में। मैं आशा करता हूँ आप सभी इन क्लासेज का लाभ ले रहे हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। प्रिय विद्यार्थियों, कंपलसरी इंग्लिश में लॉन्ग कंपोजिशन और शॉर्ट कंपोजिशन आपके समाप्त हो चुके हैं। यहां अब बात की जा रही है कंप्रेहेंशन पैसेज के बारे में। यह आपका नया टॉपिक है। कंप्रेहेंशन पैसेज। कंप्रेहेंशन का मतलब होता है समझ, विवेक। आपकी समझ के ऊपर दिया गया पैसेज, ऐसा पैसेज, ऐसा गद्यांश। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। गद्यांश का मतलब होता है किसी गद्य भाग का एक अंश, एक हिस्सा, एक छोटा भाग। क्या कहलाता है? पैसेज। पैसेज मीन्स आंगन भी होता है, पैसेज मीन्स गलियारा भी होता है। यहां पैसेज का मतलब है गद्यांश और एक होता है पद्यांश। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपको ध्यान रखना है, ये पैसेज की जगह आपको पैराफ्रेज भी हो सकता है। जिसको हम कहते हैं किसी भी कविता का एक अंश, पद्यांश। अनसीन पैसेज जिनको हम कहते हैं, अपठित गद्यांश जिनको हम कहते हैं। अपठित गद्यांश का मतलब होता है ऐसा गद्यांश का हिस्सा, ऐसा भाग जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो आपने पहले कहीं पढ़ा नहीं है। ये बात और है बाई कंसाइडेड, संयोग बस आप उसको कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, ये अलग बात है। लेकिन आपके किसी पाठ्यक्रम में वो दिया हुआ नहीं होता है। आपको वो गद्यांश, जो क्वेश्चन आएगा, पहला प्रश्न आता है इसका बोर्ड एग्जाम में, वो कहीं भी आपने पढ़ा नहीं है। उसी को हम कहते हैं अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, या उसको कहते हैं कंप्रेहेंशन पैसेज। आपके सिलेबस में ये गद्यांश भी हो सकता है और पद्यांश भी हो सकता है। लेकिन ये टॉपिक जिस समय से आपको दिया गया है, पैसेज और पैराफ्रेज, अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश, 2012 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। उससे पहले केवल गद्यांश आता था, पद्यांश नहीं आता था, पद्यांश सिलेबस में नहीं था। 2012 के बाद NCERT का सिलेबस राजस्थान में दिया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये NCERT का फुल फॉर्म है। उस समय ये टॉपिक दिया गया था। उस समय से लेकर के आज तक SIERT नया सिलेबस भी दे चुकी है पिछले 2 वर्षों में। ये टॉपिक ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन अभी तक बोर्ड एग्जाम में एक भी पद्यांश का क्वेश्चन नहीं आया है। सभी क्वेश्चन गद्यांश के आए हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश में टोटल आपके
9 प्रश्न दिए हुए आते हैं, जिनमें से 6 प्रश्न तो आपको आएंगे क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि प्रश्न दिया हुआ आएगा जिसको हम डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहते हैं। प्रश्न आएगा और उस प्रश्न का जवाब, उस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में से ही छांट करके देना होगा। लेकिन 3 प्रश्न अलग प्रकार के आते हैं। उन 3 प्रश्नों में आपसे 3 मीनिंग पूछता है। कभी कभी पर्यायवाची पूछता है, साइनोनिम वर्ड पूछता है, और कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ लेता है। कभी कभी तो पर्यायवाची आ जाते हैं, समानार्थी शब्द, कि इस शब्द का दूसरा समानार्थी शब्द कौन सा है। ऐसी आपको 3 मीनिंग दी हुई आएंगी। यदि ऐसा नहीं आएगा तो आपको वन वर्ड आएगा। वन वर्ड का मतलब होता है एकल शब्द। एक बड़ी सी पंक्ति दी हुई आएगी, लाइन दी हुई आएगी, उस पंक्ति का आपको एक ही शब्द लिखना है। जैसे वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता, ये आ गया, और इसका एक शब्द लिखना है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, दैट कैन बी सीन थ्रू, यानी जिसके आर पार देखा जा सके, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। क्या कहते हैं इनको एकल शब्द में? नास्तिक, एथीस्ट, आस्तिक, थीस्ट। जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको कहते हैं ओपेक, अपारदर्शी। ऐसी कुछ स्पेलिंग। अब आप कहते हो सर ऐसी स्पेलिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ो या आप पर्यायवाची पढ़ो, लेकिन ये सभी पर्यायवाची या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा, एकल शब्द जो आएंगे उन सभी का जवाब आपको गद्यांश में से ही देना है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आएगा, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। इन स्पेलिंग का समानार्थी शब्द गद्यांश में से छांट करके आप लिखो, ऐसा दिया हुआ आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, 6 प्रश्न आपको क्वेश्चन आंसर के और 3 आपको ये मीनिंग आएंगी। यहां से आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार से हमें इन कंप्रेहेंशन पैसेज को पढ़ करके इनका जवाब देना है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, दोनों में ही मैं आपको लिखाऊंगा। किसी गद्यांश को हल करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम बात कर रहे हैं गद्यांश। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर गद्यांश को आप किस तरीके से बता रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, कक्षा 10, 8, 7, 6, जहां तक भी आपके ये गद्यांश आए हैं, 9th 11th क्लास में गद्यांश आते हैं। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, अपना प्रश्न देखा
और प्रश्न को देख करके उसमें जो भी शब्द आए हुए हैं उनमें से एक या दो शब्द भी आपको मिल गए, उन्हीं शब्दों को आप गद्यांश में देखते हैं और वहीं से आप पूरी पंक्ति को उतार देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन ये सही भी नहीं है, क्योंकि उत्तर देने से पहले आंसर का उत्तर का प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है, उसका आधार तैयार करना पड़ता है, तभी आप उसमें आगे आंसर जोड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्लास 12th में सीधी सीधी आपको लाइन नहीं मिल पाती है, और कभी कभी क्या होता है कि आप लाइन को जब गद्यांश से लिखते हो उस समय आप कभी कभी मुख्य आंसर को छोड़ देते हैं और जो शब्द प्रश्न में दिए हुए हैं उन्हीं शब्दों को लिख देते हैं। जो उत्तर देना चाहिए था वो उत्तर आप नहीं दे पाए, और जो उत्तर नहीं देना चाहिए था वो आपने लिख दिया। क्वेश्चन वाले शब्द तो क्वेश्चन में लिखे हुए ही हैं। यू हैव टू राइट द वर्ड्स दैट आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड गिवन इन योर पैसेज। आपको वो शब्द लिखने हैं जो प्रश्न में नहीं है, प्रश्न जिनके बारे में पूछ रहा है और जो आपके गद्यांश में दिए हुए हैं। तो पहली पंक्ति है कि किसी गद्यांश को हल करते समय निम्न बिंदु ध्यान रखने चाहिए। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखने हैं we should remember the following points while solving a passage। किसी गद्यांश को हल करते समय हमें निम्न बिंदु ध्यान रखने चाहिए। अब कौन कौन से बिंदु हैं, आप उनकी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला बिंदु ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यानपूर्वक व तेजी से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल we should read the passage attentively and rapidly। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पहला पॉइंट है इसमें कि हमें सबसे पहले किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, वह उसको तेजी से पढ़ना चाहिए। ध्यानपूर्वक इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप उन शब्दों को, जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को आप याद रख सकें। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि सबसे पहले आप जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़िए और फिर प्रश्नों को पढ़िए, तब आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। प्रश्न आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में कुछ शब्द चले जाएंगे, और जब आप गद्यांश को पढ़ोगे तो वो शब्द तुरंत रिकॉल होते जाएंगे कि हाँ, ये शब्द हमने इस प्रश्न में पढ़ा है और गद्यांश में ये शब्द दिया हुआ है, हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आप
गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और तेजी से इसलिए पढ़ना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों कि हमारे पास समय सीमा होती है, एक निश्चित समय होता है, हमें उसी समय में ये गद्यांश हल करना होता है। दूसरा पॉइंट, प्रश्नों का उत्तर उसी टेंस में लिखें, उसी टेंस में लिखें जिस टेंस में प्रश्न दिया हुआ है। Write the answer to the question in the tense in which the question has been asked और क्वेश्चन गिवन। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी क्या होता है, प्रश्न दिया हुआ है पास्ट टेंस में और हम उसका उत्तर फ्यूचर टेंस में अपनी तरफ से बना के देते हैं, ये गलत जवाब होगा। प्रश्न दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में और आप पास्ट टेंस में लिख रहे हो, ये गलत जवाब होगा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कभी कभी प्रश्न में जिक्र वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में कर दिया जाता है और आंसर उनका पास्ट में ही देना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, ये कोशिश कीजिए कि प्रश्न जिस टेंस में दिया गया है, प्रश्न में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हुई है, उसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आप उत्तर देने का प्रयास करें। और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे और उत्तर का आधार तैयार करोगे। नेक्स्ट, प्रश्न से कुछ भाग लेकर उत्तर का आधार तैयार करें। Having taken some part from the question, write the platform of the answer। प्रिय विद्यार्थियों, यही बात पूछी गई है और बताई गई है कि आप प्रश्नों से कुछ हिस्सा लें, कुछ हिस्सा लेकर या लें एक ही बात है, उत्तर का आधार तैयार करें। हिस्सा तो आपने ले लिया प्रश्न से, लेकिन उत्तर का आधार कैसे तैयार करेंगे? उत्तर का आधार तैयार करते समय सबसे पहले हमें प्रश्न में जो कर्ता दिया गया है
उसे लिखते हैं, प्रश्न में जो सहायक क्रिया दी हुई है उसे लिखते हैं, प्रश्न में जो मुख्य क्रिया दी हुई है उसे लिखते हैं, और कुछ शब्द दिए हुए उन्हें भी लिख देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां यदि प्रश्न में सहायक क्रिया डू, डज या डिड आती है तो उत्तर के आधार में हम इन सहायक क्रियाओं को नहीं लिखते हैं, बिकॉज इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज वी always use do, does and did helping verb, but we never use these helping verbs mean do, does and did in affirmative sentences. So we will not use these helping verbs while writing the platform of your answer. किसी प्रश्न का उत्तर देते समय हम इन सहायक क्रियाओं को लिखते नहीं हैं। चलिए बात करते हैं। आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। यहां से आगे मैं आशा करता हूं आपने इनको उतार लिया होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट, in the answers platform write the subject plus HV plus MV plus ETC इन द आंसर्स प्लेटफॉर्म, उत्तर के आधार में राइट लिखो द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ईटीसी फ्रॉम द क्वेश्चन। उत्तर के आधार में प्रश्न से कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस इत्यादि को लिखें। कहने का मतलब जो कर्ता, जो सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया आपके प्रश्न में दी हुई है आप उन्हें लिखें। जो सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्ता आपके प्रश्न में दिए हुए हैं आप उनको जैसे हैं वैसे ही लिख दीजिए। कहां कहां चेंज करना मैं यहां बता रहा हूं। जैसे कर्ता आपका कोई भी आता है प्रश्न में, आप उनको जैसे हैं वैसे ही लिख दीजिए। लेकिन यदि कर्ता आपका सेकंड पर्सन में दिया गया है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन यानी कि यू। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग माय डियर्स, आप क्या कर रहे हो, और मैं इसका उत्तर दूंगा तो इस यू कर्ता को किस में बदलूंगा, आई में या वी में, कि मैं या हम पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष ध्यान रखना है आपको। इफ द सेकंड पर्सन प्रोनाउन is given in your question, then change the second person pronouns into the first person pronoun.
If there is subjective, objective, possessive, reflexive pronoun, you have to change the second person into the first person. कोई भी प्रकार का सर्वनाम दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा यहां रिकॉल करवा देता हूं कि प्रोनाउन आपके 3 भागों में बांटे गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता है यू, अकेला ही, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही, यू, यू, यूर, यूअर्स, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स। और थर्ड पर्सन में बात करते हैं तो ही, सी, दे, ही, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ और दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। ये आपकी प्रोनाउन टेबल है, प्रोनाउन की आपकी सारणी है। इसमें यदि प्रश्न में आपको थर्ड पर्सन आ गया, ही, सी, इट, दे आ गया, या मान के चलिए और कोई नाउन आ गया, यू विल नॉट चेंज। सेकंड पर्सन आता है तो चेंज करते हैं। और मान के चलिए फर्स्ट पर्सन में वी आ गया तो हम चेंज करते ही नहीं है। कारण, क्योंकि वी में हम भी शामिल हैं, प्रश्न करने वाला भी शामिल होता है और उत्तर देने वाला भी शामिल होता है। विशेष आपको यही ध्यान रखना है, सेकंड पर्सन यू दिया गया है तो उसे हम फर्स्ट पर्सन आई या वी में बदल देते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, यहां आते हैं। यदि प्रश्न में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उत्तर में इसे फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इफ देयर इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन in the question, then change it into the first person pronoun। आप जब उत्तर लिखोगे और प्रश्न में आपको दिया गया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो आप इसे उत्तर में किस में बदल दोगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में बदल दोगे। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि आपको सेकंड पर्सन में चाहे कर्ता यू आ जाए, कर्म के रूप में यू आता है, यूअर आता है, पजेसिव प्रोनाउन, या आपका यूअर सेल्फ आता है या यूअर सेल्व्स आता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक वचन के रूप में यूअर सेल्फ आएगा और बहुवचन के रूप में यूअर सेल्व्स आएगा। मैं कंप्रेहेंशन पैसेज को समझा रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहा हूं। हिंदी का ज़्यादा इसलिए प्रयोग कर रहा हूं जिससे कि आप आराम से आसानी से इसको समझ जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन बदल दो, जैसा भी रूप दिया गया है। लेकिन जैसे यू आ गया, आप उसको आई में बदलो या वी में बदलो, ये आपको गद्यांश में दिया हुआ आएगा। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, यदि आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन प्रश्न में यूअर सेल्फ आता है, यूअर सेल्फ आता है, तो आप उसे माई सेल्फ में बदलेंगे। और यूअर सेल्व्स आता है, बहुवचन यूअर सेल्व्स, तो आप उसे आवर सेल्व्स में बदलोगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका यहां पैसेज के कुछ पॉइंट्स हुए हैं। बाकी के पॉइंट्स आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे। आज ही की क्लास में
आपका ये समाप्त हो चुका होगा। आज ही क्लास में दोनों पार्ट्स में आपका पैसेज, कंप्रेहेंशन पैसेज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी अगले दिन की, उसमें आपके पैसेज फॉर नोट मेकिंग एंड समरी वो किए जाएंगे। ध्यान रखना 9 अंकों का 9 नंबर का ये कंप्रेहेंशन पैसेज आता है। आपको इतना भी ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको सेकंड पार्ट, अगले जो पॉइंट्स हैं वो सेकंड पार्ट से मिलेंगे। इसी के साथ मैं आज की ये फर्स्ट पार्ट समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।